जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी की। हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की यूज़ केस क्या होता है एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है स्प्रिंग एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने स्प्रिंग एप्लीकेशन को क्या कर पाए, सिक्योर कर पाएँ। हम अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशन को सिक्योर कर पाएँ, इसलिए हम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। और स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है? एक फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग सिक्योरिटी एक फ्रेमवर्क है जो कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसमें दो टर्म होती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो हमको ये दोनों टर्म समझनी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग इज ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन होता क्या है? ऑथेंटिकेशन होता है वेरीफाई हु द यूजर इज। मतलब हम वेरीफाई करते हैं कि यूजर कौन है, क्या यूजर ने कभी रजिस्टर किया है हमारी एप्लीकेशन पे, और अगर रजिस्टर किया है तो उसको लॉगिन करवा दो। हम हर एक एप्लीकेशन में लॉगिन को देखते हैं जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी हमेशा चेक की जाती है, उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। हमेशा वेरीफाई किया जाता है कि यूज़र कौन है, क्या ये यूज़र डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। ऑथराइजेशन सेकेंड टर्म आती है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि यूज़र जो है वो कौन है तथा वो कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ये डिसाइड करता है व्हाट द यूजर कैन डू। मान लो एक हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। उन एप्लीकेशंस में क्या होता है कि अगर कोई एडमिन रहता है तो वो एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो सारी तमाम तरीके की चीज़ें कर सकता है। वो यूज़र को भी क्रिएट कर सकता है, यूज़र को भी डिलीट कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन उसी एप्लीकेशन में अगर हम एक नॉर्मल यूज़र का एग्जांपल ले लें तो वो खाली प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, वो खाली प्रोडक्ट को सी कर सकता है, बाय कर सकता है, एड टू कार्ट कर सकता है, लॉगिन करवा सकता है, लॉग आउट करवा सकता है एंड रजिस्टर करवा सकता है। उसका एक्सेस लेवल ये है। तो ऑथराइजेशन इन दोनों चीज़ों में अलग अलग है। एडमिन का अलग ऑथराइजेशन रहेगा तथा यूजर का अलग ऑथराइजेशन रहेगा। एडमिन जो है अलग अलग राउट्स को एक्सेस कर सकता है, एडमिन जो है सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक यूजर, नॉर्मल यूजर ओनली उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा जिसकी उसको अनुमति मिली है। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब हम समझते हैं कि हम अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशन में जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशन में स्प्रिंग सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है, कोई भी हमको उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। हमको उसकी स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकेंड स्टेप रहेगी कि एक यूजर एंटिटी को क्रिएट करेंगे। एंड जब हम यूज़र एंटिटी को क्रिएट करवा लेंगे तो उसके ऊपर हम मान लो यूज़र एंटिटी क्रिएट करवा ली, उसमें हमने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया और ईमेल दे दिया। तो उसी के बेसिस पे हम उसके ऊपर सिक्योरिटी को परफॉर्म करवाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसी की मदद से हम जब लॉगिन करवाएंगे तो यूज़र वेरीफाई करेगा कि क्या यूज़र एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके पास लोड बाय यूज़र नाम की फंक्शनैलिटी रहती है या मेथड रहती है जिसकी मदद से हम वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या ये यूज़र पहले से रजिस्टर है हमारी एप्लीकेशन में। ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़र डिटेल सर्विस मदद से परफॉर्म करवा सकते हैं। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी नेक्स्ट, चौथी चीज़ आती है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी, जिसकी मदद से हम सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। हाँ, मतलब हम जब कोई भी सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो वो सेम तरीके की आईडी और पासवर्ड, सेम तरीके का यूज़र नेम और पासवर्ड सारे यूजर्स के लिए क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर हमको डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हर एक यूज़र के लिए डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी चाहिए, तो हमको सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और हम जब सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप आती है क्रिएट, लॉगिन एंड रजिस्टर। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद हम हमारी लॉगिन एंड रजिस्टर मेथड को क्रिएट करेंगे। और ये लास्ट स्टेप है। इससे पहले हमको ये 4 स्टेप फॉलो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके हम लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी हमारी एप्लीकेशन में बना पाएंगे। तो ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी।
तो अब हम हमारे STS IDE में आ चुके हैं और अब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप फॉलो करते हैं जो कि है ऐड डिपेंडेंसी। तो हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की जो है डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। देन हम आते हैं यहाँ पे आने के बाद हमको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। देन सर्च करना होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी, जिसकी मदद से आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मिल जाए। तो यहाँ पे हमको स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मिल चुकी है। तो हम इसको कॉपी करते हैं सिंपली एंड इसको ऐसा का ऐसा कॉपी करके हम अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट में जो है उसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमको आना होगा pom.xml फाइल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको जो भी डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है वो हम pom.xml फाइल में करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक न्यू फंक्शनैलिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी की ऐड करनी है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी को भी ऐड करना होगा। जैसे ही हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी को ऐड कर लेंगे, हमको क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट को एक बार अपडेट करना होगा। जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो हम अब स्प्रिंग सिक्योरिटी को हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही अपडेट प्रोजेक्ट करता हूँ तो हमारी प्रोजेक्ट को अपडेट हो जाता है। एंड देन हम जैसे ही यहाँ पे ये करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है अपडेट हो रहा है। तो हमारे प्रोजेक्ट को अपडेट होने दो, 2 मिनट लगेगा। देन हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो हम जैसे ही ये चीज़ ऐड करते हैं, हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड पहली चीज़ तो हमने इम्प्लीमेंट कर ही ली है। तो हम यहाँ से हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि क्या होता है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा जो कि सारे यूज़र्स और सारी चीज़ों के लिए रहेगा, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, अभी के लिए नहीं चाहिए। हमको वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमको सारे यूज़र्स के लिए डिफरेंट यूज़र्स और डिफरेंट पासवर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, यूज़र नेम तो यूज़र रह ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट और ये उसके पासवर्ड हो जाएंगे। तो ये सारे राउट्स के लिए रहेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई भी राउट को ओपन करके। हमने इसको एप्लीकेशन को तो ये कर ही रखा है। देन हम यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे आके लिखेंगे, हम यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट चलाएंगे और सारे के सारे टू डू को गेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट 8080 देन गेट ऑल टू डूज को चलाते हैं। तो देखिए हमारे लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। लेकिन इस टाइम पे हम खाली क्या कर सकते हैं, सेम टाइप के यूज़र और सेम टाइम का पासवर्ड रहेगा हमारे पास। क्यों रहेगा, आपको यूज़र नेम में यूज़र डालना होगा और पासवर्ड में जो आपके पास कंसोल में पासवर्ड आएगा वो डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसके लिए आपको इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी को आपके अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हर एक यूज़र के लिए डिफरेंट आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, तो हमने क्रेडेंशियल कुछ गलत डाल दिए थे, अब हम सही डालते हैं तो हमारे लिए जो है डेटा मिल जाएगा। लेकिन कौन सा डेटा मिलेगा, हमको यहाँ पे गेट ऑल टू डूज का डेटा चाहिए। तो ये गेट ऑल टू डूज का डेटा मिल चुका है। तो हमको अगर इन आईडी और पासवर्ड को अपने हिसाब से रखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने हिसाब से आईडी और पासवर्ड को रखते कैसे। तो हमको अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी को ऐड करना है जिसका नाम है स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी। स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी वाली आ जाएगी एंड आपको यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे लिखना यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं आदित्य दे रहा हूँ, आप अपना नाम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी लिखना होगा। देन
हमको पासवर्ड, यूज़र का पासवर्ड सेट करवाना, यूज़र का पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5, हम ये दे सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको रीरन करेंगे तो हमारे सारे यूज़र्स के लिए ये आदित्य नेम हो जाएगा और पासवर्ड ये हो जाएगा। लेकिन हमको डिफरेंट यूज़र्स के लिए कॉन्फ़िगर करवाना है, तो उसके लिए हम अलग से एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की क्लास बनाएंगे जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमारा रीरन हो चुका है, रीरन हो चुका है। अब हम आते हैं ब्राउज़र पे। देन हम जैसे ही इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे लिखते गेट ऑल टू डूज, गेट ऑल टू डूज लिखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो हमने जो वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था, हमारा यूज़र नेम था आदित्य एंड पासवर्ड था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम ये अगर देते हैं तो क्या लॉगिन होता है? हाँ बिल्कुल लॉगिन होगा, ऑफकोर्स लॉगिन होगा। तो हमने हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब हम हमारी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है एंटिटी क्लास बनाना। यूज़र एंटिटी क्लास बनाएंगे एंड उसके बाद हम यूज़र डिटेल सर्विस बनाएंगे। तो हम सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हैं, यहाँ पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, देन हम एक क्लास क्रिएट करते हैं यूज़र्स करके एक क्लास बनाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है, हमको इसकी टेबल क्रिएट करवानी है तो हमको एंटिटी देना होगा, तो हम यहाँ पे एंटिटी दे देंगे एंड इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। देन हम बनाएंगे एक आईडी, देन हम एक देंगे आईडी, यूज़र की एक आईडी होगी, यूज़र की एक आईडी होगी तो जो कि आ रही होगी जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई से। एंड जनरेटेड वैल्यू आ जाएगा, जनरेटेड वैल्यू आ जाएगा, जनरेटेड वैल्यू ले लेते हैं, जनरेटेड वैल्यू ले लेते हैं। जनरेटेड वैल्यू लेने के बाद स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी जो है इसकी, स्ट्रेटजी जो है इसकी क्या हो जाएगी? जनरेशन टाइप, जनरेशन टाइप, जनरेशन टाइप हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ये सब हो चुका है। अब हम वेरिएबल का नाम दे देते, प्राइवेट इंट आईडी हो जाएगा। देन हम देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, एंड यहाँ पे हम दे देंगे यूज़र नेम, यूज़र नेम हो जाएगा फर्स्ट वाला। एंड देन सेकेंड वाला हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड एंड स्ट्रिंग पासवर्ड हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग हो जाएगा हमारे पास एक ईमेल आ जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल दे देंगे। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल दे दिया। अब इनके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाते हैं, देन एक गेटर सेटर भी क्रिएट करवाते हैं, एक एक गेटर सेटर सबके लिए क्रिएट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड कर देंगे। देन एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सोर्स में आएंगे, जनरेटेड सुपर क्लास की तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। उसके बाद हम गेटर सेटर को जनरेट करवाते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे गेटर एंड सेटर को क्रिएट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और सारी की सारी गेटर सेटर मेथड जो है हमारे लिए क्रिएट हो चुकी होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे एंड हम इनके लिए वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमको एक वैलिडेशन की डिपेंडेंसी चाहिए। तो हम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन की डिपेंडेंसी सर्च करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग वैलिडेशन डिपेंडेंसी एंड हम जैसे ही सर्च करेंगे हमको मेविन रिपोजिटरी वाली जो है फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे, देन हम यहाँ से डिपेंडेंसी ले लेते हैं। हम यहाँ से डिपेंडेंसी ले लेंगे और ये कुछ इस तरीके से रहेगी। तो हम यहाँ से इस डिपेंडेंसी को ले लेते हैं। आप कुछ अलग तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं और वो अलग तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा जो कि बहुत सिंपल भी रहेगा। ये एक स्टार्टर डिपेंडेंसी है
तो आप पहले तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब मैं आपको इसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से सिंपली आपको वर्जन हटाना होगा और इसको भी हटा दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन दूसरा तरीका, जैसे कि हमको पता है ये एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन डिपेंडेंसी है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ इससे कंप्लीटली जो है कॉम्बिनेशन रखती है। तो सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर जो है इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है। तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको हटाना है एंड सिंपली यहाँ पे आना है। जैसा कि हमको पता है कि ये स्टार्टर डिपेंडेंसी है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, देन इसको यहाँ से इसको इसको वेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेशन, लिखेंगे यहाँ पे वैलिडेशन लिखेंगे एंड हमारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो चुकी होगी। तो हमको यहाँ से इसको एक बार अपडेट करना होगा प्रोजेक्ट को, हमको इस प्रोजेक्ट को अपडेट करना होगा एंड जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट में लग चुकी होगी। जब भी आप याद रखिएगा, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट में कोई भी डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो तो अपडेट करना ना भूले। हमेशा अपनी प्रोजेक्ट को अपडेट करें जब भी अपनी डिपेंडेंसी ऐड करी हो कोई भी नई डिपेंडेंसी। तो ये दो तरीके हमने सीख लिए हैं कि हम वैलिडेशन को कैसे ऐड करते हैं। हम सिक्योरिटी को भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेटा जेपीए लगाया है, हमको पता है कि सिक्योरिटी जो है स्टार्टर स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी है, तो आप सिक्योरिटी भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन आपको यूज़र एंटिटी में आना होगा और यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म करना है। तो हमको यहाँ पे लिखना है कि हमारा यूज़र नेम जो है वो नल नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम लिखने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए। मान लो मैक्सिमम दे दिया 6 की 5 लेंथ का तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें नहीं देते हैं, यहाँ तो हम खाली बताते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो नलेबल नहीं होना चाहिए। नलेबल क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। नलेबल क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब हम यूनिक को ट्रू कर देंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, यूनिक को ट्रू करते हैं। यहाँ पे यूनिक को ट्रू कर दिया जाएगा, यहाँ पे यूनिक को ट्रू कर दिया जाएगा ताकि हमारा यूज़र नेम क्या रहे, हमेशा यूनिक रहे। तो हम यहाँ पे यूनिक को ट्रू कर देते हैं एंड हम इसकी साइज़ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से गैप को कम करते हैं एंड हम यहाँ से साइज़ एनोटेशन भी दे देते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसकी साइज़ दे सकते हैं कि हम उसको मैक्सिमम कितनी लेंथ का रखना चाहते हैं। तो हम मैक्सिमम रखना चाहते हैं इसको 6 लेंथ का और इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, जो कि आएगा जकार्ता सिक्योरिटी से एंड वैलिडेशन से। सॉरी, अब हमको पासवर्ड और ईमेल इन दोनों का रेजेक्स नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं और एआई से पूछते हैं, क्योंकि इतना लोड वो बड़ा कोड याद कौन करेगा। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे आना है, थोड़ा वो चैट जीपीटी भी यूज़ करना है, थोड़ा आपको भी यूज़ करना है, थोड़ा हमको भी यूज़ करना है। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, सीखता है चीज़ों को, सीखता है, जो चीज़ें उसको नहीं आती है वो सर्च करता है एंड आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है रेजेक्स कोड ऑफ बोथ फॉर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। और हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंड हमको जो है कोड मिल चुका होगा। जैसे कि हाँ, इसने बताया है कि वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पैटर्न रहता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पासवर्ड मस्ट बी कंटेन 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। ऐसा हम पासवर्ड बना सकते हैं जिसकी साइज़ जो है मिनिमम साइज़ 8 होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 15 तक जा सकती है। मैसेज जो है पासवर्ड मस्ट बी कंटेन 8 एंड 15 कैरेक्टर। ये कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं। हम यहाँ से इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, एक इंजीनियर को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन उसको जितनी चीज़ें आती है उनकी मदद से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। आजकल चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ है, जिसकी वजह से आप एआई का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करवा लेंगे, नोट ब्लैंक को एंड ईमेल को भी इंपोर्ट करवा लेंगे। देन हम पैटर्न को भी इंपोर्ट करवा लेंगे।
अब हमारा यूज़र एंटिटी का काम कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 टास्क जो रहते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए वो कंप्लीट कर चुके हैं, 2 स्टेप्स जो रहते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट स्टेप हमने डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया है, सेकेंड स्टेप हमने यूज़र एंटिटी को क्रिएट कर लिया है। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि यूज़र डिटेल सर्विस को क्रिएट करो, यूज़र डिटेल सर्विस क्लास को क्रिएट करो। तो उससे पहले हमको यूज़र रेपो क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने यूज़र्स नाम का एंटिटी क्लास तो बना ली है। तो अब हम यहाँ पे यूज़र्स रेपो बनाते हैं, यूज़र्स रेपो बनाते हैं एंड ये इंटरफेस रहेगा। तो हम इसको इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस बनाने के बाद हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, हम इम्प्लीमेंट्स कर रहे होंगे JPA रेपोजिटरी को। तो यहाँ पे JPA रेपोजिटरी आ जाएगी। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आके यूज़र रेपो में पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम टू डू की जगह लिखेंगे यूज़र्स, ठीक है। और हमारी आईडी तो इंटीजर है ही सही, हमको बस यहाँ पे एंटिटी में क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स करना पड़ेगा। यूज़र्स जैसे ही कर देंगे तो हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगे। सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इम्प्लीमेंट्स परमिट एक्सपेक्टेड, अच्छा कुछ सॉरी ये एक्सटेंड होता है ना, हमने इम्प्लीमेंट लिख दिया, सॉरी। क्योंकि ये दोनों इंटरफेस है तो एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस हमेशा एक्सटेंड करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे जल्दी में एक गलती कर दी थी जिसको हमने सुधार लिया है। अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं यूज़र्स, जो कि यूज़र्स रिटर्न कर रहा होगा, एक मेथड बनाते हैं जो कि यूज़र्स रिटर्न कर रहा होगा, और हमको यूज़र को काई के द्वारा फाइंड करवाना है। तो हम यहाँ पे एक कस्टम क्वेरी बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसकी मदद से हम यूज़र नेम की मदद से एक यूज़र को फाइंड कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम देते हैं एंड स्ट्रिंग में इसका पैरामीटर भी यूज़र नेम रहेगा, ताकि हम यूज़र नेम की मदद से जो है यूज़र्स फाइंड करवा पाए। तो हमने ये इतना काम कंप्लीट कर लिया है। अब यूज़र रेपो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं और यूज़र डिटेल सर्विस क्लास बनाते हैं। तो हम यहाँ पे सर्विस में आते हैं और यहाँ पे देते हैं यूज़र डिटेल सर्विस बनाते हैं। डिटेल्स को हटा देते हैं क्योंकि सेम हमको इस नाम का सेम जो है इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम यूज़र डिटेल सर्विस ही देते हैं इसको, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे ही दे दिया, अब हम यहाँ पे ये एक क्लास है जो कि क्या कर रहा होगा, जो कि एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, जो कि होगा यूज़र डिटेल सर्विस, जिसके पास सारा का सारा यूज़र का डेटा रहता है। यूज़र डिटेल सर्विस ले लेंगे, यूज़र डिटेल सर्विस ले लेते हैं। देन ये एक सर्विस है तो इसको सर्विस से एनोटेट कर देते हैं, सर्विस से एनोटेट भी करवा दिया एंड अब जैसा कि ये एक इंटरफेस है तो इसकी जितनी भी मेथड्स हैं उनको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम कोई भी यूज़र को यूज़र नेम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे ऑटो वायर्ड करना होगा प्राइवेट यूज़र रेपो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, यूज़र रेपो का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ से हम यूज़र को फाइंड करवाएंगे उसके नेम से। जैसा कि आपको पता है हमने यूज़र्स रेपो में यूज़र नेम का एक पैरामीटर वाला एक मेथड बनाया था, जो कि यूज़र नेम से हमको यूज़र लाके दे रहा था। तो हम उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे एंड ये एक यूज़र को रिटर्न कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र रेपो डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम एंड हम यहाँ पे यूज़र नेम पास कर देंगे, जिसकी मदद से हमें एक यूज़र मिल जाएगा, अब जैसे हमें वो यूज़र मिल जाएगा तो हमको चेक करना है क्या ये यूज़र जो है वो नल तो नहीं है।
यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर यूज़र नल नहीं है तो क्या कीजिए, आप सिंपली रिटर्न कीजिए। क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है यूज़र। अब यूज़र कहाँ से आ रहा होगा? ये हमारी एंटिटी क्लास वाला यूज़र नहीं है, ये आ रहा होगा आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी से। तो आपको यहाँ से यूज़र लेना होगा, देन आपको बिल्डर लेना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से यूज़र नेम को सेट करना होगा, जो कि आप कहाँ से सेट करोगे? आपने जो यूज़र फाइंड बाय यूज़र करके लिया है उससे आप यहाँ से यूज़र नेम सेट करवाओगे। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम सेट करवा दोगे उसकी मदद से, देन आप उसकी मदद से पासवर्ड भी सेट करवा देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट गेट पासवर्ड और हमारे पास कोई ऑथोरिटीज़ नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भी रोल नहीं है। ऑथोरिटीज़ में आएंगे तो हम ऑथोरिटीज़ में नल दे देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रोल नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ऑथोरिटीज़ पे क्लिक करेंगे, देन हमको यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑथोरिटी नहीं है तो कलेक्शंस पे आना होगा, एंड यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट दे देंगे, एंड इसको बिल्ड कर लेते हैं, इसको सिंपली यहाँ से बिल्ड करवा लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड एक और मेथड रहेगा हमारे पास बिल्ड का, हम उससे बिल्ड करवा लेते हैं सिंपली। तो ये हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं, जिसकी मदद से हमको एक यूज़र की डिटेल मिल जाएगी। जब भी हम लॉगिन करवाएंगे तो हमको वैलिडेशन मिलेगा कि यूज़र एक्चुअली में हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब हम यहाँ से थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू यूज़र नेम नॉट फाउंड, क्योंकि अगर यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल हुआ तो ये चल जाएगी और हमको यूज़र की डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर यूज़र नहीं हुआ तो क्या होगा? यूज़र नहीं हुआ तो हमको एक एक्सेप्शन मिलेगी, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि यहाँ से थ्रो हो रही होगी, और यहाँ पे हम एरर दे देंगे यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र नेम एंड प्लस यूज़र नेम दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है और यहाँ पे हम थ्रोज करवा देते हैं, थ्रो करवा देते हैं। और तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लिया है, हमने यूज़र डिटेल सर्विस को बना लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि हम सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कैसे करवाएंगे हमारी एप्लीकेशन में, कौन सा यूज़र कौन सी एंड पॉइंट को एक्सेस करवा सकता है, कौन सा यूज़र क्या चीज़ करवा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।